हरिओम नमो नमः। हम लोग नाट्य तत्व की चर्चा कर रहे थे। गत लेक्चर में आप लोगों ने ये नाटक वाटक पढ़ लिया था, लेकिन फिर से हम लोग यही नाटक से शुरू करते हैं। नमो नमः, स्वागत है आप सभी का भार्गव संस्कृत पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल भार्गव संस्कृत पाठशाला में। नाट्य तत्व की चर्चा कर रहे थे, उस नाट्य तत्व की चर्चा में नाटक पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है भैया, हरिओम। कहते हैं कि नाटकम ख्यातवृत्तिम स्यात् पंचसंधि समन्वितम विलासार्ध्यादि गुणवद युक्तम नाना विभूति भी। ठीक है, सुख दुख समुद्भूति नाना रस निरंतरम पंचादिका 10 परास्त्रंका परिकीर्तिता प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरोदात्तः प्रतापवान दिव्यो अथ दिव्याति दिव्यो वा गुणवान नायको मतः एक एव भवेदंगी श्रृंगारो वीर एव वा अंगमन्ये रसः सर्वे कार्यो निर्वहणे अद्भुता चत्वारा पंचवा मुख्या कार्या व्यापृत पुरुषा गोपुच्छाग्र समम तु बंधनम तस्य कीर्तितम गोपुच्छाग्र समाग्रम तु बंधनम तस्य कीर्तितम। ये नाटक का पूरा लक्षण है, लेकिन मैंने 2 ही पंक्ति लिख दी थी, बाकी आपको बता देंगे। ठीक है, हिंदी नीचे इसकी दी है, हिंदी पढ़ लेते हैं हम लोग। नाटक कैसा होना चाहिए? नाटक का जो ख्याति वृत्ति है, माने जो विषय वस्तु है, वो ख्याति होना चाहिए, प्रसिद्ध होना चाहिए। कहाँ? तो इतिहास आदि में प्रसिद्ध होना चाहिए। नाटक में 5 से लेकर के 10 तक ही अंक होने चाहिए, न 5 से कम हो, न 10 से 11 हो, बीच में हो सकता है, चले। ठीक है, इसका जो नायक है वो पुराण आदि में प्रसिद्ध हो और कुलीन वंश में उत्पन्न होना चाहिए, धीरोदात्त नायक होना चाहिए। ठीक है, गुणवान कोई राजर्षि, दिव्य या दिव्याति दिव्य पुरुष होना चाहिए। नाटक में रस जो है श्रृंगार रस अथवा वीर रस, इन्हीं 2 रसों में से कोई एक रस प्रधान होना चाहिए, बाकी अन्य रस हो चलेगा। इसमें मुख आदि 5 संधियों का प्रयोग होना चाहिए। मुख आदि 5 संधियां क्या? जो मुख, प्रतिमुख, गर्भ, निर्वहन, विमर्श करके है, अभी आगे चर्चा आएगी, उनको बताएंगे। उन 5 संधियों का इसमें प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, 10 रूपक जो है नाटकम प्रकरणम अथ भाण व्यायोग सम्मकार, ये सब बताया गया है ना, वही 10 रूपकों की ही चर्चा चल रही है, जिसमें नाटक हो गया। प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि भवेत प्रकरणे वृत्तम लौकिकम कवि कल्पितम श्रृंगारो अंगी नायकस्तु विप्रो आमात्यो अथवा वणिक। ठीक है, सपाया धर्म कामार्थो परो धीर धीर प्रशांत का, यह प्रकरण की चर्चा चल रही है। ठीक है, कह रहे हैं कि प्रकरण की जो कथा है वो क्या क्या होनी चाहिए? तो लौकिक या कवि कल्पित होनी चाहिए। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि प्रकरण की कथा वस्तु कैसी है, तो उसकी कथा वस्तु क्या है? लौकिकम कवि कल्पितम, उसकी कथा वस्तु कवि के द्वारा कल्पित होती है, या कोई लौकिक लोक में हो, कोई घटना घटित हो, ऐसी हो। फिर कह रहे हैं कि इतिहास प्रसिद्ध नहीं होनी चाहिए उसकी घटना। श्रृंगारो अंगी, माने उसमें श्रृंगार रस क्या हो? अंगी रस होना चाहिए, प्रधान रस होना चाहिए। नायक कैसा हो? तो विप्र, आमात्य अथवा वणिक होना चाहिए। उसका जो नायक है वो ब्राह्मण हो, कोई अमात्य हो, अथवा कोई वणिक हो या वैश्य हो। और यह नायक जो है, उस नायक के बारे में कह रहे हैं कि यह नायक विघ्नपूर्ण धर्म अर्थ काम में तत्पर धीर प्रशांत होता है। प्रकरण में कितने अंक होते हैं? तो प्रकरण में 10 अंक होते हैं। ठीक है, इसकी जो नायिका है वो कुल स्त्री भी हो सकती है, वैश्या भी हो सकती है, या इन दोनों में से दोनों भी हो सकती है। ठीक है, उदाहरण के रूप में हम देखेंगे तो मृच्छकटिकम, मालती माधवम, सारिपुत्र प्रकरण और पुष्पभूषित, ये प्रकरण के उदाहरण है। आपसे एग्जाम में देकर पूछ लेगा कि मृच्छकटिकम किस प्रकार का रूपक है, तो ये प्रकरण है। मालती माधव कैसा है? तो ये भी प्रकरण है। सारिपुत्र प्रकरण, पुष्पभूषित, ये सब कैसे हैं? तो ये सब प्रकरण है। ठीक है, उसी में आगे आता है भाण। ठीक है, इसकी हमने संस्कृत नहीं लिखी है। इसकी पंक्ति है कि भाणः स्यात् धूर्त चरितो नानावस्थांतरात्मकः एकांगा एक एवात्र निपुणः पंडितो विटा। भाण जो है इसमें 1 अंक होते हैं। इसकी जो इतिवृत्त होती है, कथानक है, वो भी कवि कल्पित होता है। संधि ये सब होता है, वृत्ति इसमें भारतीय, रस वीर श्रृंगार, नायक इसका धूर्त चरित पंडित विटादि। आपसे इसकी पंक्ति नहीं पूछेगा। भाण में कितने अंक होते हैं ये पूछ सकता है, या इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण लीला मधुरम धूर्त समागम, ये इसका उदाहरण है। आपसे उदाहरण और अंक इसमें पूछ सकता है। प्रहसन में भी कितने अंक है? तो प्रहसन में भी क्या है? 1 अंक होते हैं। इसकी भी इतिहास जो कथा वस्तु है वो कैसी है? वो कवि कल्पित होनी चाहिए। ठीक है, प्रहसन की चर्चा चल रही है। प्रहसन के उदाहरण में धूर्त चरितम इसका उदाहरण, ये उदाहरण
उस और अंक, ये दो चीज जरूर याद कीजिएगा भैया, यही आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। डिम, डिम की जो कथा वस्तु है वो इतिहास प्रसिद्ध होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं पूछेगा। अंक कितने होते हैं? 4 अंक। उदाहरण इसका त्रिपुरदाह, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसका। व्यायोग, व्यायोग में कितने अंक? तो 1 अंक। इसका नायक ये सब नहीं पूछेगा। उदाहरण इसका क्या है? तो जामदग्नि, ठीक है, जामदग्नि और सौगंधिका हरण। यहाँ लिखा है जामदग्नि, जामदग्निजय लिखा है, नहीं जामदग्नि होना चाहिए, इसको सही कर लेना, जामदग्नि, ठीक है, जामदग्नि होना चाहिए। अब समकार की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, समकार, इसमें सौगंधिका हरण दिया है ना, सौगंधिका हरण, ठीक है। अब समकार की चर्चा कर रहे हैं। समकार में कितने अंक होते हैं? तो समकार में 3 अंक होते हैं। इसका उदाहरण क्या है? समुद्र मंथन समकार का उदाहरण है, ये आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। बीथी, बीथी जो है, बीथी क्या है? तो बीथी में कितने अंक है? 1 अंक है, ये पूछेगा। इसका उदाहरण मालविका अग्निमित्रम है, ठीक है, क्या है इसका उदाहरण? मालविका अग्निमित्रम है, बीथी हो गया। अंक, अंक आया, अंक में 1 अंक होते हैं, इसका उदाहरण उन्मत्त राघव शर्मिष्ठा ययाति, ठीक है, ये पूछ लेगा शर्मिष्ठा ययाति क्या है? अंक है, ठीक है, शर्मिष्ठा ययाति किसके उदाहरण? तो अंक के उदाहरण है। कितने अंक होते हैं? अंक में 1 अंक होते हैं। इहामृग, इहामृग में 4 अंक होते हैं, इसका उदाहरण कुसुम शेखर विजयम है। यही एग्जाम में आपसे पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। अब यहाँ से अर्थ प्रकृतियाँ आई हैं, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अर्थ प्रकृतियाँ क्या हैं या अर्थ प्रकृतियाँ कितनी हैं। तो 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं। कितनी? 5 होती हैं। वो क्या है? बीज बिंदु पताका च प्रकृति कार्यमेव च अर्थ प्रकृतयः पंच ज्ञात्वा योज्या यथाविधि। ये ध्यान देने वाली बात है, ये पंक्ति याद कीजिएगा अथवा नहीं याद कीजिएगा वो आपके ऊपर है, लेकिन क्रमशः जरूर याद कीजिएगा, ठीक है, क्रमशः जरूर याद कीजिएगा। पहला बीज, दूसरा बिंदु, तीसरा पताका, इस प्रकार से बीज बिंदु पताका प्रकृति और कार्य, ठीक है, बीज बिंदु पताका प्रकृति और कार्य, ठीक है, ये 5 क्रम से, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछेगा इनमें से अर्थ प्रकृतियां नहीं हैं अथवा इनमें से अर्थ प्रकृतियां हैं, ठीक है, और वो कौन कौन सी हैं ये भी आप ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में ये पूछ सकता है कि अर्थ प्रकृतियों को क्रम से लगाइए, आरोही क्रम में लगाइए चाहे अवरोही क्रम में लगाइए, क्रम से कुछ भी आपसे पूछ सकता है अर्थ प्रकृतियों से। और अभी अर्थ प्रकृतियां याद किए रहिएगा क्रम से, क्योंकि इसी से अभी संधि का निर्माण कैसे होता है वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है भैया। कह रहे हैं कि बीज बिंदु पताका प्रकृति और कार्य ये अर्थ प्रयोजन की प्रकृति साधन उपाय हैं, इन्हें यथाविधि प्रयोग करना चाहिए। कार्य की 5 अवस्थाएं, किसकी? तो पंच अवस्था, किसकी? तो कार्य की 5 अवस्था, ठीक है कार्य की 5 अवस्थाएं हैं या कार्यावस्था, इसको क्या बोलते हैं? कार्यावस्था भी बोलते हैं, ठीक है। कार्यावस्था कितने हैं? तो इनकी भी संख्या क्या है? 5 ही है। वो क्या है? तो अवस्था पंच, कार्य से, कार्य की 5 अवस्थाएं होती क्या है? तो प्रारब्धस्य फलार्थ भी आरंभ यत्न प्राप्त्यासा नियताप्ति फलागमः, आरंभ यत्न प्राप्त्यासा नियताप्ति और फलागम, माने किसी कार्य को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हरिओम। 5 अवस्थाएं जो है ये कार्य की 5 अवस्थाएं हैं, किसकी हैं? कार्य की 5 अवस्थाएं हैं। तो हम किसी कार्य को करने की 5 अवस्था कैसे होती है? तो वो बता रहे हैं कि फल के इच्छुक पुरुषों के द्वारा आरंभ किए गए कार्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। जैसे कौन कौन से, ये भी क्रम से याद कीजिएगा, आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। जैसे CBT PG एमए संस्कृत में हम बढ़िया से पास हो जाए और हमको BHU DU JNU ये बढ़िया यूनिवर्सिटी मिल जाए हमारी, तो अब देखिए 5 अवस्थाओं को कैसे हम लोग साधते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमारे मन में ये हुआ कि नहीं हमको CBT PG हमको पास करना है, एग्जाम की हमको तैयारी करनी है, तो वहाँ से क्या होता है? आरंभ होता है। अब उस आरंभ के बाद हम यत्न करते हैं, क्या? हम वीडियो देखते हैं, हम अभिषेक तिवारी जी की वीडियो देखते हैं, अभिषेक सर की वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, भारत गौर संस्कृत पाठशाला चैनल सब्सक्राइब करते हैं, उसको खोलते हैं, या कोई भी चैनल हम खोल करके हम यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है, विषय वस्तु को समझते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या करते हैं? हम यत्न करते हैं, ठीक है, क्या हो गया वो? उसको हम यत्न बोल देंगे कि हम यत्न कर रहे हैं। फिर प्राप्त की आशा, प्राप्त की आशा क्या है? माने हमने एग्जाम दे दिया है, क्या हुआ? हमने पेपर दे दिया,
अभी रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, रिजल्ट नहीं आया है। तो रिजल्ट हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है, माने उसमें प्राप्ति की आशा बनी है और निराशा भी बनी है। माने ऐसा नहीं है कि अभी हम एकदम कन्फर्म हो गया कि हमारा हो ही गया है, नहीं, एग्जाम दे दिए हैं, अब कितना सही होगा, क्या कट ऑफ बनेगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये जो अवस्था है ये प्राप्ति की आशा को दर्शाता है, माने प्राप्ति की आशा है और नहीं भी है, उपाय अपाय और उपाय की शंका है। फिर रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद हम पास हो गए, ठीक है, तो वो नियताप्ति, माने पास हो गए, अब निश्चित है कि हमारा एडमिशन हो जाएगा। और जब हमारे मन चाहे विश्वविद्यालय में जब हमारा एडमिशन हो जाता है, हमको वो फल मिल जाता है, तो क्या हो जाता है, फलागम हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं विद्यार्थी रूप में हम इसको समझ सकते हैं। यदि विद्यार्थी के रूप में नहीं समझना हो तो सामान्य समझ सकते हैं कि लड़का का ब्याह होने के लिए आया, ठीक है, क्या हुआ, लड़का का ब्याह होने के लिए आ गया है, अब लड़का शादी के लिए तैयार है, ठीक है, बातचीत होने लगी, तो अब ये आरंभ हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दूल्हे के घर के लोग या लड़की के घर के लोग, वर पक्ष या कन्या पक्ष के लोग आपस में मिलते हैं, हाल चाल लेते हैं, बात व्यवहार करते हैं, जो भी लेना देना होता है वो सब शुरू होता है। तो अब यत्न शुरू हो गया, ठीक है। अब लड़के की जो है यत्न हो गया, आरंभ हो गया और यत्न हो गया। अब प्राप्त की आशा, ब्याह हो गया लड़के का, ठीक है, लड़के का विवाह निश्चित हो गया, क्या हुआ, विवाह निश्चित हो गया, शादी के मंडप में पहुंच गया है। तो अब शादी के मंडप में लड़का पहुंचा है, अभी दुल्हन नहीं आई है, ठीक है, तो अब हो सकता है कि दुल्हन आए भी और हो सकता है एक तरीके से ना भी आए, भाग जाए या शादी कैंसिल हो जाए किसी तरीके से, ठीक है। तो मैंने हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस प्रकार की जो स्थिति है वो प्राप्ति की आशा है, मैंने आशा बनी है, हो सकता है दुल्हन आ गई, ठीक है, मंडप में बैठ गई, उन्होंने फेरा ले लिया, तो ये क्या हो गया, निश्चित हो गया कि अब दुल्हन आ गई है हमारे साथ, इसका विवाह अब हो जाएगा, तो नियताप्ति है। और फिर दुल्हन को विदा करके हम अपने घर ले आते हैं, तो फलागम हो गया, फल मिल गया, ठीक है। इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं, समझने का है, ठीक है। लेकिन क्रम से याद रखिएगा कि कार्य की 5 अवस्थाएं होती हैं या पंच कार्यावस्था होती है, आरंभ, यत्न, प्राप्ति आशा, नियताप्ति और फलागम। अभी इसी से पंच अवस्थाएं और पंच जो बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य है, जो 5 कार्य हैं, ठीक है, पंच कार्य से और क्या है, पंच अर्थ प्रकृति, इन दोनों से क्या बनेगा, संधि का निर्माण होगा ठीक है। यहां देखिए संधि दी है, कह रहे हैं कि अंतरैकार्थ संबंधा संधिरेकान्वय सति, एक प्रयोजन में अन्वित अर्थों के अवान्तर संबंध को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार की हैं, तो संधि 5 प्रकार की है, जिसमें मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और उपसंहृति, ये संधियां हैं, ठीक है। अब जैसे इस संधि का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ बीज लिखा, बीज, बिंदु, प्रकरी और कार्य, ठीक है, 1 2 3 4, एक छूट गया कुछ, बीज बिंदु प्रकरी, एक कुछ छूट गया है क्या, बीज बिंदु प्रकरी और कार्य, हाँ, बीज बिंदु पताका छूट जा रहा है, देखिए ध्यान से निकल जाता है, बीज बिंदु पताका और प्रकरी, ठीक है, क्या है, बीज बिंदु पताका और प्रकरी, क्या हुआ, बीज बिंदु पताका प्रकरी और कार्य, ठीक है, ये क्या है, ये 5 अर्थ प्रकृतियां हैं, और इन्हीं, ये सब देखो क्रम से लिखा है, ठीक है, इन्हीं में 5 कार्यावस्थाएं जोड़िए, तो आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम, ठीक है, ये देखो क्रम से लिख लिया। अब जो होगा इसी से संधियों का निर्माण होगा, अर्थात बीज और आरंभ को मिला करके इन दोनों के मिलने से क्या होती है, मुख संधि निकलती है, बिंदु और यत्न को मिला करके प्रतिमुख संधि निकलती है, ठीक है। इसी प्रकार से मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और अवमर्श या निर्वहन संधि, ठीक है, ये 5 संधियां इसी प्रकार के इन चारों 5 को जोड़ जोड़ के मुख आदि संधि का निर्माण होता है। वो कब होता है, अभी आगे चर्चा हम लोग करेंगे। तो संधि के प्रकार देख रहे थे, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और उपसंहृति, ठीक है, ये हो गया। इति 50 भेदासु क्रमालक्षण उच्यते, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन, ये
संधियों के 5 भेद हैं, ये 5 संधियां हैं, ठीक है। यही 5 संधियां आपसे एग्जाम में पूछेगी कि निम्न में से कौन सी 5 संधियां हैं अथवा इनमें से कौन सी संधियां नहीं है। और क्रम याद जरूर कीजिए, क्रम लगाने को बहुत पूछता है। संधि का निर्माण कैसे होता है, तो कह रहे हैं अर्थ प्रकृतया पंच और पंच अवस्था समन्विता यथा संख्येन जायन्ते मुखाद्या पंच संधया। 5 अर्थ प्रकृति और 5 कार्यावस्था को, इनको क्रम से जोड़ने पर मुखादि संधि का निर्माण होता है। कैसे होता है, ये देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य, ये क्या है, तो ये पंच कार्यावस्थाएं हैं, ठीक है। नहीं, अर्थो क्या है, पंच कार्यावस्थाएं हैं, नहीं पंच कार्यावस्था नहीं है भैया, अर्थ प्रकृति है, क्षम्यता हम भूल जाते हैं। ये 5 अर्थ प्रकृति है और ये जो 5 दिया है ये 5 कार्य की अवस्थाएं हैं। ये अर्थ प्रकृति है और ये कार्य अवस्थाएं हैं। इनके जुड़ने से इनके मतलब बीज और आरंभ से, देखिए बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य ये क्रम से लिखा है। आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताति, फलागम ये भी क्रम से लिखा है। तो बीज और आरंभ के जुड़ने से मुख संधि का निर्माण होता है। आपसे एग्जाम में यही पूछेगा कि पताका और प्राप्त्याशा के निर्माण से क्या होता है, तो गर्भ संधि बनती है। कार्य और फलागम के निर्माण से क्या होता है, तो निर्वहन, इसको उपसंहृति भी कहते हैं, ये बनती है। विमर्श अर्थात अवमर्श, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए भैया इसको बहुत ध्यान से, ठीक है, ध्यान कर, अच्छा बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, इसको क्रम से याद कर लीजिए और इसको क्रम से याद कर लीजिए, ठीक है। फिर इन दोनों के जोड़ से इसको क्रम से याद कर लीजिए, हो गया सब क्रम से, ठीक है। चलिए, अर्थोपक्षेपक कितने होते हैं, तो अर्थोपक्षेपक भी 5 होते हैं, ठीक है। अर्थोपक्षेपकः पंच विस्कंभक प्रवेशकौ चूलिका चूलिका अंकावतारो अथ स्याद अंकमुख इत्यपि, ठीक है। 5 अर्थोपक्षेपक है जिसमें से विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकावतार और अंकमुख या अंकस्य और अंकावतार, ठीक है, ये बता रहे हैं। विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिकस्य, अंकावतार और अंकस्य, ये 5 आपके अर्थोपक्षेपक हैं। विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकावतार और अंकमुख नहीं, यहाँ केवल अंक ही होगा, ठीक है। नांदी का स्वरूप क्या है, नांदी माने मंगलाचरण भी मान सकते हैं, ठीक है, नांदी को ही मंगलाचरण भी कहते हैं। तो नांदी का स्वरूप है कि आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते देवा द्विजा नृपादी नाम तस्मान नांदी इति संहिता, ठीक है। जहां पर कह रहे हैं कि आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते, जहां पर आशीर्वचन इत्यादि मतलब आशीर्वचनों से युक्त जहां पर स्तुति प्रयोग की जाती है, स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते, तो कस्मात् प्रयुज्यते, तो कह रहे हैं कि देव कह रहे हैं देव और देवा द्विज नृपादी नाम, देवताओं के लिए, द्विज के लिए और नृपादी नाम राजाओं के लिए ये प्रयोग होता है, ठीक है। देव द्विज नृपादी नाम तस्मात् नांदी इति संहिता, उसी को क्या कहते हैं, नांदी कहते हैं, ठीक है। जिसमें देवता, ब्राह्मण अथवा राज आदि की आशीर्वचनों से युक्त स्तुति की जाती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको नांदी कहते हैं। फिर कह रहे हैं कि मांगल्य शंख चंद्राब्जयी कोकैर्वंशनी पदैः युक्ता द्वादशभिर अष्टभिर वा पदैरुत, ठीक है। वो जो नांदी है, नांदी कह रहे हैं कि मंगल को बताने वाले शंख, चंद्रमा, कमल, चक्रवाक, श्वेत कमल का वर्णन होना चाहिए उस नांदी में। और वह नांदी कितने प्रकार की होती है, तो वह नांदी 2 प्रकार की होती है, या तो अष्टपदी होगी या तो द्वादशपदी होगी, ठीक है। अष्टपदी नांदी अथवा द्वादशपदी नांदी, वह 12 पदों से अथवा 8 पदों से युक्त होती है। आपसे प्रश्न पूछे कि नांदी कितने प्रकार की होती है, तो नांदी 2 प्रकार की, एक तो अष्टपदी नांदी और दूसरी द्वादशपदी नांदी, ठीक है। नांदी अर्थात मंगलाचरण, ठीक है। यहाँ से इसका आशीर्वचन संयुक्त स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादी नाम तस्मात् नांदी इति संहिता, ये ध्यान दीजिएगा। चले आगे, वृत्ति की बात कह रहे हैं। भारतीय वृत्ति, 4 वृत्तियां होती हैं ना, भारतीय, कैशिकी, सात्वती, आर्यभटी, उसमें से जो भारतीय वृत्ति है, उस भारतीय वृत्ति के बारे में कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृत प्रायो वाग व्यापारो नराश्रय, ठीक है। नराश्रय नरों के अधीन होती है, नारी के अधीन नहीं होती। जो भारतीय वृत्ति होती है वो भारतीय वृत्ति का प्रयोग संस्कृत में ही होता है, ठीक है, संस्कृत में ही इसको बोला जाता है। और इसको नारी वर्जित माने इसमें नारी नहीं इसको नारी नहीं कह सकती है,
ठीक है, ये केवल और केवल पुरुष ही इसको बोल सकते हैं, नारी के लिए नहीं है, वैसा बता रहे हैं। संस्कृत बहुल वाग व्यापार, जो नर के आश्रय हो, नराश्रय है, नर के आश्रय हो, नारी के नहीं, उसे भारती कहते हैं। ठीक है, ये संस्कृत में ही बोली जाती है भारतीय वृत्ति। भारती के 4 अंग होते हैं। वो 4 अंग क्या है भारती के? तो प्ररोचना, वीथि, प्रहसन और आमुख। ठीक है, आमुख को ही क्या कहते हैं? प्रस्तावना भी कहते हैं। आमुख को क्या कहते हैं? प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना भी कहते हैं आमुख। चलिए, प्ररोचना क्या है? तो प्ररोचना के बारे में कह रहे हैं कि अंगान यत्र उन्मुखीकारः प्रशंसात प्ररोचना, माने प्रशंसा के द्वारा श्रोताओं को प्रकृत वस्तु की ओर आकर्षित करना प्ररोचना कहलाता है। माने हम कोई नाटक देखने गए हैं, तो नाटक हम लोग आते हैं, देखते हैं कि सामने हम लोग बैठे रहते हैं और मंच पे कोई एक आदमी आता है, कहता है सुनिए सुनिए सुनिए, आइए हम आप लोगों को एक ऐसी जगह लेकर के चलते हैं। माने दर्शकों को अपनी तरफ आकृष्ट करता है, उसी को क्या कहते हैं? वही प्ररोचना है। ठीक है, प्रशंसा आदि के द्वारा आपके ध्यान को एकत्रित करता है, आकृष्ट करता है, वही क्या है? वो प्ररोचना कहलाती है। फिर प्रस्तावना, प्रस्तावना या आमुख, प्रस्तावना या आमुख, तो कह रहे हैं कि नटी विदूषको वापि परिपार्श्विक एव वा सूत्राधारेण सहिता संलापम यत्र कुर्वते चित्रैः वाक्यैः स्वकार्योत्थैः प्रस्तुता आक्षेपभिर्मिथः आमुखम तत्तु विज्ञेयम नामना प्रस्तावना अपिसा। उसको हम प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। मंच पर हम देखते हैं कि मंच पर जहां नटी विदूषक अथवा परिपार्श्विक सूत्राधार के साथ अपने कार्य के विषय में विचित्र वाक्यों के इस प्रकार बातचीत करे जिससे प्रस्तुत कथा का सूचन हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? आमुख कहते हैं। उसी का नाम प्रस्तावना भी है। माने मंच पर हम देखते हैं कि मंच पर नटी विदूषक परिपार्श्विक ये सब सूत्राधार से बात कर रहे हैं और अपने अपने कार्य के बारे में बात कर रहे हैं, और उनके बात को सुन करके हमको कथा वस्तु के बारे में हम सूचित हो जाए कि ये कथा यहाँ पर होने वाली है, ऐसा ऐसा होने वाला है, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को आमुख कहते हैं। और आमुख को ही क्या कहते हैं? प्रस्तावना भी इसका नाम है। ठीक है, वृत्ति, वृत्ति जो भी हमने बताया 4 प्रकार की वृत्ति होती है। तो कह रहे हैं जिसके द्वारा जीवन के व्यवहार का प्रवर्तन किया जाए, वही क्या है? वृत्ति है। भरत कहते हैं कि तस्मात् व्यापारा पुमर्थ साधको वृत्ति। वृत्ति कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। कौन कौन सी 4 प्रकार की वृत्तियां हैं? तो 4 प्रकार की वृत्ति है भारतीय वृत्ति, सात्वती, कैसकी और आर्यभटी। भारतीय वृत्ति ऋग्वेद से है, सात्वती यजुर्वेद से है, कैसकी वृत्ति सामवेद से है और आर्यभटी जो है वो अथर्ववेद से संबद्ध है। ठीक है, ये देखिए पढ़ लीजिए कि ऋग्वेदाद भारतीय वृत्ति, यजुर्वेदाद सात्वती, कैसकी सामवेद शेषा अथर्वणाद्वता। ठीक है, शेष जो है वो अथर्ववेद से है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारतीय वृत्ति किस वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से, अथवा आर्यभटी पूछ ले, कैसकी, सात्वती, कुछ भी पूछ ले तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे आ है आर्यभटी, आ है इसमें आर्यभटी में, तो आर्यभटी में जब आ है तो ये आ से अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, भारती है तो भारती ऋग्वेद से हो जाएगी, सात्वती है यजुर्वेद, कैसकी है सामवेद से। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा, या ये पंक्ति याद कर लीजिएगा कि श्रृंगारे कैसकी वीरे सात्वती आर्यभटी पुनः रसे रौद्रे चा विभत्से वृत्ति सर्वत्र भारती। हाँ, ये पंक्ति उसके लिए नहीं है, पंक्ति दूसरी पंक्ति है। ये पंक्ति इसलिए है कि जो रस होते हैं, किस रस में कौन सी वृत्ति होती है ये बता रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि श्रृंगारे कैसकी, श्रृंगार रस में विशेषतः क्या होती है? कैसकी वृत्ति होती है। ठीक है, तो श्रृंगारे कैसकी वीरे सात्यवती आर्यभटी पुनः। ठीक है, कैसकी वृत्ति और श्रृंगार रस में विशेषतः कैसकी वृत्ति और वीर रौद्र तथा बीभत्स में सात्वती वृत्ति होती है। ठीक है, श्रृंगारे कैसकी माने श्रृंगार रस में केवल कैसकी वृत्ति होगी, ये ध्यान दीजिए। फिर जो वीर रस है, वीरे सात्वती आर्यभटी पुनः रसे रौद्रेचा बीभत्से, माने रौद्र रस में, बीभत्स में और वीर रस में सात्वती वृत्ति होती है, ये बता रहे हैं। ठीक है, एवं आर्यभटी, सात्वती और आर्यभटी बता रहे हैं। किंतु वृत्ति सर्वत्र भारती, और जो भारतीय वृत्ति होती है, ये भारतीय वृत्ति सभी जगह हो सकती है, माने श्रृंगार में, वीर में, ठीक है, करुण में, कहीं भी हो, सभी जगह भारतीय वृत्ति हो सकती है। लेकिन प्रमुख रूप से विशेषकर श्रृंगार में क्या? तो विशेषकर श्रृंगार में कैसकी होगी, वीर रस में
रौद्र में और बीभत्स में सात्वती और आर्भटी ये दोनों होगी, ठीक है। श्रृंगार रस में विशेषता कैसी वृत्ति, वीर, रौद्र तथा बीभत्स में सात्वती एवं आर्भटी उपयुक्त है, किंतु भारतीय वृत्ति सभी जगह हो सकती है। ये जो चार वृत्तियां हैं ये संपूर्ण नाट्य की क्या है, नाटक की उपजीव्य है, ये चारों हैं। चलिए इतना हमने पढ़ लिया, और जब अगला जो है वो रस निष्पत्ति रहेगा, तो रस निष्पत्ति पर हम लोग अगली बार, ये अलग टॉपिक है रस की निष्पत्ति, इस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है भैया। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। CVT PG की तैयारी हो रही है और इस चैनल से आप निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं जुड़ करके, ठीक है। हमारा प्रयास है आप लोग का सहयोग रहेगा तो जो होगा सब अच्छा होगा, मंगल होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। नमो नमः। अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा।